अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, जिसकी वजह से उसे बर वक्त ब्रेक लगानी पड़ी। हाथ में मोबाइल थमा नीचे गिरा था, जो ब्लूटूथ लगाए बिना आज जोया से बात कर रहा था। एकदम से चौंकता बाहर देखने लगा, जहां वो लड़की उसकी गाड़ी के साथ लगी टक्कर लगते ही सड़क पे गिरी थी। और हम बिना देरी किए सीट बेल्ट खोले बाहर भागा, जबकि दूसरी तरफ जोया हेलो हेलो करती रहेगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप ठीक हैं? वो उसे देखता घुटनों के बल बैठा था, जबकि उस लड़की ने उसे घूरते हुए देखा, जबकि आंखों में बेशुमार आंसू थे। मुझे चोट आ गई है और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। वो अपना पाँव पकड़ के बैठी थी। गलती आपकी भी है। अचानक गाड़ी के सामने आ गई। अरहम कहाँ हार मानने वाला था। हाँ, मैं खुद आगे आगे आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि आप हवाई जहाज़ लेके निकले हैं और मेरे तक पहुंचने वाले हैं। पहली फ्लाई कर जाएंगे। वो दर्द से बिलबिलाते हुए आहनी जुबान से जौहर भी दिखा रही थी। उफ, इतना बोलती हैं आप। घर वाले को क्या कभी कमगज खिलाते हैं आपको? वो खड़ा होता सीने पे हाथ बांधते हुए उसकी नौटंकी को देख रहा था, जिसके पाँव पे बहुत हल्की सी चोट लगी थी और बाजू पे रगड़ लगी थी, लेकिन वहाँ दोहाइयाँ अरूज पे थी। ओह हेलो यू मिस्टर अमीरजादे, हम मिडिल क्लास लोगों को कमज़ोर समझने की भूल मत करना तुम। ओबा मुश्किल अपने एक पाँव पे वजन डाले खड़ी हुई थी। गिरने लगी कि बेख्तियारी और हमने आगे बढ़ते उसे खिलाई से थमा था। अब इतनी भी अपाहज नहीं हुई कि तुमसे सहारा लूँ। वह अपनी कलाइयों से गुस्सा छुड़ाती हुई उसे ओ रेली देन प्लीज गेट आ साइड। वो भी उधार कहाँ रखता था। हाथ के इशारे से उसे साइड पे होने का कहा। ओ मिस्टर अमीरजादे, कहाँ चले? ये जो फ्रैक्चर आया है ना, इसे कौन ठीक करवाएगा? तुम्हारा बा। आराम की घुरी पे वो एकदम से अपनी जुबान को लगाम लगा गई। मुझे बहुत दर्द हो रही है। मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? हाय, आज के दौर के लोगों को देखो, बेहिसी की चादर ओढ़ ली है। मजाल है कि ठोंकने के बाद भी अस्पताल ही ले जाए ये अमीरजादा। अगर आपकी ये सियासतदानों वाली तकरीर ख़त्म हो गई हो तो चले बैठे गाड़ी में, ले जाता हूँ अस्पताल। अपनी गाड़ी से उसे ऑफर कर रहा था। यू मस्ट हेल्प मी। ओ हाँ, एक बात सुन लो अमीरजादे, मेरा नाम अरहम है। वो खुद ड्राइविंग सीट संभालता हुआ उसके लिए गाड़ी का लॉक खोलते सर्द लहजे में बोलता। मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं कोई रिश्ता करवाना है आपका? आपको कोई रिश्ते वाली मासी लगती हूँ? और फिर से नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी, जबकि अरहम ने कान सीना ही बेहतर समझा। अच्छा सुनो, ये कॉल किसकी आ रही है? वो उसके मोबाइल नीचे से उठाते हुए उसे दिखाते बोली। जोया कॉलिंग लिखा देखकर वो उसके हाथ से मोबाइल झपट गया। उसे घूरते दोबारा से कॉल जस थी, वो जो पहले कट गई थी। कहाँ है अरहम? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। वो फ़ौरन बोली। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम शॉपिंग स्टार्ट करो, मैं 20 मिनट तक ज्वाइन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो नहीं कहता वो कॉल कट गया था। गर्लफ्रेंड है? वो थोड़ी पे हाथ रखी इश्तियाक से पूछने लगी। तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। अब की बार आप जनाब, एक तरफ रखता हुआ सीधा तुम पे उतर आया था। सीधा सीधा कहीं मुंह नहीं लगा रही। वैसे एक बात तो बताओ, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं है। वो संजीदगी से बोला। यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो यकीन कर लेती हूँ। वैसे तुम अमीर लोगों के भी तो मज़े हैं ना। एक घर में रखो चार पैर, कोई पूछने वाला नहीं है। वो अभी तबसरा करने से बाज नहीं आ रही थी। बहुत अच्छी सोच है आपकी अमीरों के बारे में मुतलिक। वो तंज़िया अंदाज अपनाते हुए बोला था। हाँ, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। ले आ गया हॉस्पिटल, उतरो आप। वो हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकता हुआ संजीदगी से बोला था। ऐसे कैसे उतर जाओ? मेरी पूरी मरहम पट्टी कराओगे? जो भी खर्चा आएगा वो तुम दोगे और मुझे घर भी छोड़ के आओगे? ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। वो आपने बोलती चलेगी। और अरहम का मारे जब्त की बुरा हाल था। वो अपने निकाह का भी खर्चा बता दो, वो भी उठा लूँगा। दांत पीसे हुए बोला था। और उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे बाबा कर लेंगे। तुम बस बारात ले आना। बेध्यानी से उस लड़की के मुंह से फिसला तो जुबान दांतों तले दबाई। व्हाट रबिश। अरहम एक बाल को तो सख्त हैरान हुआ था। ज़्यादा सोचो मत, डायलॉग मारा था। उतरो गाड़ी से, मुझे अंदर लेके चलो। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब मेरा पाँव सूज गया है। वो भी दुआइयाँ देने लगी थी। मजबूरन दिल पे पत्थर रखे वो दूसरी तरफ से आता। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता उसकी जानिब हथेली बढ़ा कर गया और एक पल को अनाया उसे देखे चिल्लाई। ये अगले पल वो उसका हाथ झटके से खुद के सहारे बाहर निकलती खड़ी हुई थी तो लड़खड़ा के गिरने लगी। इसी पल अरहम ने उसकी कमर में हाथ डाला और फिर उसे थाम लिया। आरजू ओके पूछते हुए अगले ही पल हाथ हटा भी लिया था। हाँ बहुत ओके। शो के
पाँव तड़वा के ओके ही होता है ना बंदा, वो दांत खिचखिचाते अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई थी। डॉक्टर अजीज़ ने उसके पाँव का मुआयना करते हुए उसे बैंडेज लगा दी। इन्हें इंजेक्शन लगवाना है, आप अपनी वाइफ को वहाँ नर्स के पास ले जाएं। और 1 मिनट, शी इज़ नॉट माई वाइफ। वो एकदम से इन्हें टो गया था। उप्स, सॉरी, आप इन्हें वहाँ ले जाएं। उसने अनाया को हाथ का सहारा दिया था क्योंकि अब इससे चलना मुहाल हो रहा था। अब यहाँ क्यों लाए हैं? वो मुँह बनाते हुए बोली, इंजेक्शन लगवाना है। नहीं, उसकी बात पे अनाया बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी कि वहाँ मौजूद सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या बेहूदगी है, चिल्ला क्यों रही हो? अरहम ने दांत पीस के उसे देखा था। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, वो बोलते हुए बहुत बुरी तरह से डर रही थी, यहाँ तक कि उसका रंग भी जर्द पड़ रहा था। इंजेक्शन लाजमी लगेगा, चोट लगी है तुम्हें? वो उसके पास आता हुआ घूरते हुए बोला था। लगा ली ना बैंडेज, और मेडिसिन भी लें, फिर क्यों इंजेक्शन लगाना? वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई थी। अब जैसे उसे पाँव में कोई तकलीफ, कोई दर्द था ही नहीं। कोई देखता तो बस देखते ही रह जाता। चुपचाप बैठो, इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। अरहम को भी जैसे अब जिद चढ़ गई थी। तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे इंजेक्शन? शिट, शट योर माउथ। वो गुस्सा जब्त करते हुए धीमी आवाज़ में चिल्लाता। देखें, अब हस्बैंड वाइफ घर जाके लड़ लीजिएगा, मुझे इंजेक्शन लगाने थे, मेरे और बहुत काम है। नर्स की बात पे वो दोनों चौंके थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाएं इंजेक्शन और लगाएं। नहीं, इन्हें इन्हें नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं। देखो तुम, मैं बता रही हूँ, बहुत पछताओगे। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, रुक जाओ। वो अपना आप बचाने की गर्ज से पीछे हटी, लेकिन नर्स ने अरहम से इसे पकड़ने का इशारा किया। अरहम तो चाहता ही यही था। फ़ौरन उसके बाजू को थामे काबू किया और नर्स ने सिरिंज उसके बाजू पर रखी थी। वो हिलने लगी, खुद को छुड़ाने लगी, आंखों में ढेरों आंसू बहने लगे। एक इंजेक्शन ही तो था जिससे वो डरती थी, वरना तो सभी उससे डरते थे। प्लीज़ प्लीज़ मत, वो जब से चिल्लाने लगी थी, लेकिन आंखें मीचे उसने अरहम की कलाई को मजबूती से जकड़ा हुआ था, लेकिन के नाहन अरहम की कलाई में पबस्त होने लगे। अरहम ने रुख फेरते हुए एक नज़र उसे देखा, जो आंखें मीचे उसके कंधे के साथ सर टिकाए सांस रोके बैठ गई थी। और उस एक पल को तो अरहम को उसकी इस अदा में खो ही गया था। बस इतनी सी बात थी, और आप कि मिसिस ने तुम ऐसे ही इतना शोर मचाया हुआ था, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, और आगे बढ़ गई। और उसके पीछे खड़ी हस्ती ने हैरत से उन्हें देखा, जबकि अरहम अब मुकम्मल अनाया की जाने मुतवज्जो था। उसकी बंद आंखें खुली और उसे बहते आंसुओं को देखता हुआ वो जहरीला मुस्कुरा दिया। इतने तो बच्चे नहीं डरते जितने तुम इंजेक्शन से डर रही हो। उसकी गालों से बेरादा ही आंसू पूछते हुए धीमे लहजे में बोला, आपको लगे ना तो सुई तो पता जाए कितना दर्द होता है। वो नोटे अंदाज में शिकायत लगा रही थी। अरहम अचानक उसे अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ सुनता वो साकित हुआ था। झटके से पलटा और खड़ा होता, उन्हें अपने इस कदर पास देखता। बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। तुमने शादी कर ली? लहजे में बेयकीनी सी थी। अरहम तो ना हाँ में सर हिला सका और ना में। वो बिल्कुल ही साकित खड़ा मुकाबिल को देखे जा रहा था। सोनी अपी, और वो मुश्किल ये अल्फाज अदा कर पाया था, जबकि बहुत पास खड़े होने से अनाया ने वो लफ्ज़ सुन लिया। कुछ पूछा है तुमसे? इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छिपाई? शादी कर ली और बताया तक नहीं? क्यों? वो आंखों में आंसू लिए अरहम को गुस्से से देखती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं है सोनिया भी, आप गलत समझ रही हैं। वो इस ऑकवर्ड पोजीशन पे बुरी तरह से फंसा था। अच्छा, फिर कौन है ये लड़की? तंजिया, तंजन पूछा गया। मेरी गाड़ी से टकराई, मैं नहीं जानता। ये क्या हो गया सरताज जी? अचानक से अनाया ने भी बीच में वजाहत की। हमारा निकाह हुआ है और आप मुकर रहे हैं। ऐसा तो ना करें आप। अब की बार अनाया की बात पे तो अरहम को लगा कि मौत का फरिश्ता उसके सर पर आन खड़ा हुआ है। ऐसे क्या क्या देख रहे हैं? ये वही सोनिया भी है ना जिनका जिक्र आप बहुत बार मेरे साथ कर चुके हैं। वो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अनाया ने भी खूब अपना बदला लिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक झूठ उसके लिए कितना वबाले जान बनने वाला है। अब भी कुछ सुनने को बाकी रह गया है। अरहम, सोनिया भी अरहम की जानिब ने अफसोस भरी निगाहों से, सोनिया भी आप ये झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो बस ओ खुदाया, ये कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरताज जी, आप मुझे नहीं जानते। अल्लाह 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 अल्लाह, ये वक्त आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अनाया ने भी ड्रामेटिक अंदाज में कहा, मगरमच्छ के आंसू बहाए। अपनी बकवास बंद करो पागल लड़की। आप मुझे पागल कह रहे हैं? जिस लड़की ने आपके लिए अपना घर बार छोड़ा, माँ बार छोड़े, उस लड़की को उसको
अपने अपने घर वालों के सामने पागल कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ हूँ मैं पागल, और ये जो बच्चा है जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं, क्या वो भी पागल माँ का बच्चा है? वो अपने पेट पे हाथ रख के ही हिचकियाँ लेते हुए बोली थी, बच्चा। और हमको लगा कि जैसे पूरे अस्पताल की छत उस पर आन गिरी हो। और वो दूसरी तरफ से सोनी आपी अफसोस में हिलाती हुई वहाँ से बाहर निकलते चली गई थी। आपी आपी सोनी आपी, अरे यार रुके! वो आवाज़ देता हुआ उनके पीछे लपका था, जबकि जबकि अनाया अपने कारनामों पे बहुत शादमा थी। आहर को इंजेक्शन लगवाने का बदला भी तो लेना था। आया बड़ा मुझे इंजेक्शन लगवाने वाला, अब कभी किसी को नहीं लगवाने वाला था। अनाया बहुत खुश थी, खुशी से बाहर निकली थी। उसे लगा कि अरहम जा चुका होगा, लेकिन वो वहाँ बाहर खड़ा किसी को गाड़ी में जाता देख रहा था और वेस्ट पे हाथ रखे हुए गाड़ी के वहाँ से जाने पे धूल उड़ती भी देख रहा था। उफ, ये अमीरजादा यही है अनाया। अनाया भाग वो उसे कहती हुई अपने सर पे दुपट्टा अच्छे से ठीक करती हुई पलटी थी। स्टॉप राइट नाउ, वो ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। एक पल को तो अनाया के कदम थमे थे, लेकिन उसे इतना गुस्सा भी देख अनाया का सांस हलक में अटका था। वो गहरा सांस भरते हुए उसे देखने लगी, जो तेज तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ रहा था। अनाया को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे इस जलास से बचा ले, मौत का फरिश्ता ही लग रहा है ये मुझे। वो अंधाधुंध भागी थी और भागते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच गई, और सामने से आते हुए बड़े से ट्रक को देखते ही अनाया का सांस हलक में अटका था और उसके कदम एक सख्त हो गए थे। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। अपना मजबूत चेहरे में छुपाए आंखें मीचे के उसी पल किसी ने उसको थामे जोर से अपनी जानिब खींचा और बुरी तरह से लड़खड़ाते मुकाबिल के सीने से जांच लगी थी। यूं उस पल वक़्त थम सा गया था और कायनात की हर शय अपनी जगह रुक गई थी। आंखें नीचे गहरे सांस भरती हुई मुकाबिल के सीने पे सर रखे हुए थी। धीरे धीरे सर उठाया, उसको देखा तो दिल थक से रह गया था। सामने ही अरहम खड़ा उसे गुस्से से और फिक्रमंदी की मिली जुली कैफियत से देख रहा था, जबकि अनाया का वो हाल था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो एकदम पीछे हटी। तुम पागल हो? तुम जानती हो कि अभी तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना था? और उसकी फिक्र कर रहा था, और अनाया उसे नकों की तरह देख रही थी, फूंकों की तरह देख रही थी। और वो अब ऐसे क्यों देख रही हो? क्या अनोखी बात कह दी मैंने? चलो मेरे साथ। वो उसे लिए अपनी गाड़ी में की जाने बढ़ा था। छोड़े, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वो अपनी कलाइयों को उसके हाथ से छुड़वाते हुए चुटकी थी। हम अपने घर जा रहे हैं मिसिस। बीवी हो ना तुम मेरी? तुम मेरे साथ मेरे घर ही चलोगी? वो उसे अब दांत पीसते हुए बोला। पागल हो गई हो? मुझे अपने घर जाना है। वो पूरी तरह से घबरा गई थी। राह चलते अपने लिए मुसीबत ले ली थी इसने। अब तो तुम्हें मैं पहुंचाऊंगा घर। डोंट वरी। तुमने जो मेरे लिए पहली मुलाकात में खेड़ा किया है ना, उसे तुम्हें निभाना है। वो उसको कलाइयों में था। मैं गाड़ी में बिठा गया था और पैनिक हुई। गाड़ी की दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। घर ना पहुंची तो अब उनका हार्ट अटैक आ जाना है, और हार्ट अटैक आया तो उनका दिल काम नहीं करेगा, सांस रुक जाएगा। सांस रुकी तो मेरा क्या होगा? मेरा उनके अलावा कोई नहीं है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं स्वीट हार्ट। वो भी इसी के अंदाज में बोल रहा था, जबकि अनाया का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और इसी तरह अनाया का दिल भी धड़के चले जा रहा था। अनाया ने रुख फेरते हुए अरहम को जानिब देखा, जिसकी नज़रें खून ख्वार होते हुए विंड स्क्रीन पर जमी हुई थी और मजबूत हाथों की दबीज वेंस उभरी हुई थी, जिसकी सॉफ्ट गिरफ्त स्टीयरिंग पे ही जमी हुई थी। जैसे वो शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सही कर रहा था। प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरे बाबा मेरे घर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम यहीं गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? अब की बार वो भी धमकी देने वाले अंदाज में बोली थी, जबकि और हमने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी और गाड़ी एक झटके से हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। और उस पर अनाया को लगा कि उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। वो एक अनजान शख्स के साथ उसकी हवेली पहुंच गई थी, वो भी इतनी बड़ी हवेली जिसे देखकर तो अनाया के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। अब वो बच्चों की तरह से बिहेव करती हुई डरने लगी थी। वो तो एक छोटा सा मजाक कर रही थी, लेकिन ये शख्स उसके मजाक को कैसे सच में बदलने वाला था, वो तो ऐसा अनाया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। डार्लिंग, अंदर चलते हैं, वहीं चलकर बात करते हैं। ये जो तुमने रायता फैलाना था ना मेरी सोनी आपी के सामने,
अब समेटोगी भी तुम भी, समझी तुम। चलो चलो मेरे साथ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अपने साथ घसीटने वाले अंदाज में लेके जाने दूसरी जानिब आते ही अनाया को गाड़ी से बाहर निकाला। देखो देखो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वो जो तुम्हारे पैसे लगे हैं ना अस्पताल में, वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। वो मिनमिनाई थी। तुम्हें सिर्फ अंदर जाके सच बताना है, समझी तुम। उसके बाद तुम जा सकती हो। और हमने उसकी बात टोकते हुए अपनी बात सख्त अंदाज में कही थी। और एक मिनट वो उसको कलाई से थामते हुए अंदर ले जा रहा था कि अनाया ने अपने कदम फिर से रोक लिए। मैं अंदर जाके अगर सब कुछ सच बता दूंगी तो तुम मुझे कुछ कहेगा तो नहीं, मतलब कोई मारेगा तो नहीं ना। और फिर से डरते हुए बोली, तुमने सच कहना है, उसके बाद जो होगा वो बाद में देखेंगे। मेरी ज़िंदगी को पहली मुलाकात में तुमने ही उलट पुलट करके रख दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? नो नेवर, कम इनसाइड। वो इनका हाथ थामे हुए अंदर बढ़ा था और इसी पल अनाया को एक ज़ोरदार चक्कर आया और वो वहीं गिरते गिरते बेहोश होगी। ए लड़की उठो उठो, आंखें खोलो। अरहम के लिए एक नई मुसीबत पड़ गई थी। अब वो ना अंदर जाने की कंडीशन में रहा और ना बाहर जाने की। उफ, किधर फंस गया हूँ। इसे महसूस हुआ कि शायद अंदर से कोई बाहर आ रहा है, और वो फौरन अनाया को अपने वहाँ में उठाता हुआ सर्वेंट क्वार्टर की जाने बढ़ा था और वहाँ एक खाली रूम में उसे ले गया, जहाँ फिलहाल कोई भी रिहाइश पसीर न था। वो उसे एक नॉर्मल साइड पे बेड पे लिटाता हुआ पीछे हटा और उसे होश में लाना होगा, वरना मेरे लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही सोचता कमरे से बाहर निकला कि इसी लम्हे अनाया ने अपनी आंख खोली। मिस्टर फरीद कब से दरवाजे पे खड़े थे और अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे। वो बेटी जो उनके जीने की वजह थी और उनकी कुल कायनात थी, जो उनकी सगी बेटी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें सगी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ थी। अनाया जाहिद जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और हमेशा वक़्त पे घर पहुंच जाती थी। आज वो बाबा को बता के गई थी कि वो वापसी पे लेट आएगी और उसे मार्केट से कुछ किताबें लेनी थी। अब तो शाम होने वाली थी। उन्होंने अनाया के नंबर पे कॉल भी की थी जो बंद आ रहा था। अब वो हकीकत में परेशान हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अफरीदी हाउस में तूफान आया हुआ था। अरहम की हुक्म शादी की खबर पूरे खानदान में फैल गई थी और सोनी आपी इंतहाई गुस्से में थी। उनके लिए अरहम उनके लिए बेटे जैसा था। माँ बाप तो सर पे थे ही नहीं, लेकिन चचा जान की फैमिली साथ रहती थी जो हर लम्हा साथ देते थे। जोया इन्हीं की बेटी थी, जबकि सोनिया और अरहम की उम्र में 10 साल का फ़र्क था। वो 38 साल खूबसूरत कुमारी खातून थी जिन्होंने अरहम की खातिर शादी नहीं की थी, और आज वह इंतहाई दिल बर्दाश्त हुई थी जब उन्हें ये पता लगा कि उनके बेटे जैसे भाई ने चुपकर खुफिया शादी कर ली थी। वह तब तक अभी तक शॉक में थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनका भाई उनसे छुपकर ये काम भी करेगा, जबकि वो तो उसकी खुशियाँ ही चाहती थी। उन्होंने ही जब उसे हर बार ये कहा था कि वो शादी कर ले, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। लेकिन क्या अब वो सब एक ड्रामा था? सोनी अभी भी मुकम्मल सोच में डूबी हुई थी, जबकि इशफाक साहब और उनकी आलिया भी वहीं बैठे हुए थे, अरहम का इंतज़ार कर रहे थे। एक घड़ी जोया तो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। कहाँ तो वो अरहम से शादी के ख्वाब देख रही थी और कहाँ एकदम से ये सब सुनने को मिल गया। सोनी बेटा, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो सकता है अरहम ने कोई शादी ना की हो। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं चचा जान? मैंने खुद उसे देखा है, उस लड़की के साथ अस्पताल में था और नर्स इन दोनों को हस्बैंड वाइफ कह रही थी और वो खामोश था। उसका मतलब क्या था? यहाँ तक कि उस लड़की ने भी एक्सपेक्ट किया है कि अरहम उसका शोहर है। आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। सोनिया ने अपने दिमाग की नसों को फटता हुआ महसूस किया था। अशफाक साहब ने अपनी बीवी रुमाना बेगम को ये जानिब इशारा किया कि वे सोनिया को संभालें और उससे लिए इतनी टेंशन लेना सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अरहम को माफ़ नहीं करूँगी किसी सूरत भी। उसने मेरा दिल दुखाया है। रुमाना बेगम ने उसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया तो वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली थी, मत करना माफ़, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस बेटा पानी पी लो पानी पियो। रुमाना बेगम ने उसे ज़बरदस्ती पानी का गिलास समाया, जिसे सोनिया ने 2 घूंट भर के छोड़ दिया था। वो काफ़ी देर अरहम का वेट कर रहे थे, लेकिन अरहम का कुछ अता पता ना था। वो आते तो हर बात क्लियर हो जाती। उसके आने तक सभी खामोश थे। अरहम पानी का जग और गिलास लिए अंदर आया तो बिस्तर को खाली पाया। उस पल अरहम के पाँव तले से ज़मीन खिसकी थी। उसने गिलास और जग एक तरफ रखते हुए पूरा कमरा छान मारा। उसे अनाया कहीं नहीं मिली। अब वो बाहर निकलता हुआ सबकी तरफ
उसे ढूंढने लगा, जो उसे बेवकूफ़ बनाकर खुद गायब हो गई थी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, और मैं याद रखना। वो दांत पीसा हुआ बाहर चौकीदार के पास आया था और उसे पूछने लगा, लेकिन चौकीदार ने लाइल्मी का इजहार करते हुए अरहम को मज़ीद परेशान कर दिया था। ओला पीछे अंदर की जाने बढ़ गया था, जहाँ एक और अदालत लगी हुई थी, और उस अदालत में वो जाता मुजरम बन के खड़ा हो गया था। चचा जान ने उसे कहीं ये मेरी नज़र से दूर हो जाए, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। वो जो अपनी बहन को सफाई देने के लिए खड़ा था। बहन की ये बात सुनते ही वो बिल्कुल साकत हुआ था। मतलब उसे एक बार भी सफाइयों का मौका नहीं दिया गया। वो चुपचाप अपनी बहन को देखे चला जा रहा था, जिसने उसे बच्चों की तरह पाला था, और आज कैसे मुंह मोड़ लिया। बिना तस्दीक किए वो आंखों देखा सच मान चुकी थी। ऐसा क्यों किया अरहम, क्यों आप को दुख दिया? रुमाना बेगम अरहम को नाराज़गी से देखते हुए कहा था, जबकि सोनिया के साथ जोया की आंखें भी नम थी। उसे भी तो अरहम से ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ चची जान, इसे कहें कि ये यहाँ से चला जाए। सोनिया ने आंसू पूछते हुए गुस्सा जब्त करते हुए कहा, तो वो अपने कदम पीछे हटा गया और पीछे से होता वो हवेली से ही बाहर निकल गया। वो बहुत दिल बर्दाश्त हुआ था, जबकि ये सोनिया का भी हाल भी ये सोनिया का था। दोनों बहन भाई अपनी जगह शदीद दुख में थे। कहाँ रह गई थी अनाया बेटा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। फरीद साहब ने गहरा सांस भरते हुए अपनी बेटी को देख लिया था। बस बाबा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो किस तरह उस हवेली से बचकर निकली थी वही जानती थी, या उसका ना, वरना कुछ बैद नहीं था कि वो अमीरजादा उसे कैद कर देता तो वो क्या करती। कैसे एक्सीडेंट हो गया? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? फरीद साहब उसकी जानिब फिक्रमंद होते हुए बोले थे। जी बाबा ठीक हूँ, अब तो देखिए बैंडेज भी करवा ली है। जिसकी गाड़ी से टकराई थी, अल्लाह भला करे उस शख्स का, वरना उसने तो उस दौर में कहाँ कोई किसी की मदद करता है। बस एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। कोई बहुत ही नेक और शरीफ इंसान होगा। वो उस शख्स को दवाएं दे रही थी, और अनाया ख्यालों में ही सोच रही थी, उस शख्स का जी चाह रहा होगा कि उसके सामने हूँ तो वो मेरा गला ही दबा दे। अनाया ने बेइख्तियार झुरझुरी ली थी। वो सारी रात सड़कों की हाँक छानता रात के 2 बजे घर आया था और सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। एक लड़की ने उसकी ज़िंदगी को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था, और गायब भी ऐसे हुई जैसे गधे के सर पर सींग। लेकिन वो दिन में ही पक्का तहैया कर चुका था कि जब वो लड़की दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, बदला लेके ही जाएगा। पर उसे ढूंढेगा कैसे, ये एक अहम सवाल था। वो नहीं जानता था कि उसे उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह नाश्ते की टेबल पे सोनी आपी ने साफ अल्फाज में अरहम को अपना फैसला सुनाया था कि वो अपनी बीवी को घर लेकर आए और उसे उसका मकाम दे जिस पे वो बिफर ही गया था। मैं उसे कैसे ला सकता हूँ आपी? यार आपी, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं जानती हूँ तुम अब भी इनकार करोगे कि तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी। आपी, उस लड़की की आंखों में सच्चाई आपको नज़र आ गई। और भाई की आंखों में दुख नज़र नहीं आ रहा। वो शिकवा कर बैठा था। देखना चाहती थी कि अरहम, लेकिन कल जो देखा उसके बाद अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और कोई भी लड़की जितनी मर्जी झूठी हो, वो अपनी औलाद को लेके झूठ नहीं बोल सकती। और उसकी बातें कल मैं सुन चुकी हूँ। बेहतर होगा कि उसे हवेली लेके आओ और उसे उसका मुकाम दो, और उसके बाद अगली बात होगी। वो डाइनिंग टेबल से उठ गई थी। अब कहाँ से ढूंढ के लाऊं उस मैडम को? कहाँ फंस गया, या ना मुझे सब्र अता कर। वो गाड़ी लिए निकलने लगा कि अचानक जोया ने उसका रास्ता रोका, और उसकी आंखें नम थी और ढेरों शिकवे थे। आपने शादी कर ली अरहम, और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। अरहम की उसकी बात सुनता ही पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ था। क्या मतलब, क्या सोचना चाहिए था मुझे? वो अपना रुख फेर गई थी। अरहम, क्या मैं आपको दिखाई नहीं दी? मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया? वो गहरा सांस भरती हुई बोली थी। अरहम पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? इतने मासूम न बने, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। अरहम, पर कैसे मुझे छोड़ के आपने किसी और लड़की से एक मिनट जोया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट किया। तुम कहाँ पहुँच गई हो? और मेरी शादी फ़र्ज़ करो अगर उस बात को 1 मिनट के लिए साइड पे कर भी दिया जाए तो भी मैं तुमसे शादी न करता। तुम्हें मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं है, और शादी तो बहुत दूर की बात है कि ख्याल शादी का दिन में आए। मेरे लिए छोटी बहन हो तुम। डेट्स इट। और लापीछे करती अंदाज में बोला था, लेकिन मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना। उसका क्या? उसके नज़दीक हुई तो अरहम 2 कदम पीछे हटा। तो बहन, वो तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं, इसलिए रास्ते से हटो। एक मिशन इम्पॉसिबल पे जाना है। वो उसकी बात को मजाक में उड़ाता हुआ गाड़ी में बैठने लगा था। आप मुझे यूँ रिजेक्ट नहीं कर सकते अरहम,
वो हंसियानी अंदाज में चिल्लाई थी, सोया स्टॉप नाउ, राइट नाउ, अब ये ज़्यादा हो रहा है। वो माथे पे बल डाले बोला था और गाड़ी को मेन गेट से निकालता बाहर ले गया, जबकि जोया वहीं खड़ी रोती रह गई थी। आज दूसरा दिन था और उसके पाँव पे अब काफ़ी हद तक आराम आ गया था और आज यूनी जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। अपने पापा की दुआएं लेती वो घर से बाहर निकली थी कि अगले ही पल वो वहीं ठिठक के रुकी थी। सामने बड़ी गाड़ी में वो उसे अरहम दिखाई दिया था। ओ मेरे अल्लाह, ये मेरा पीछा करता हुआ यहाँ भी पहुँच गया। इससे पहले कि वो नज़र बचा के भागती, अरहम की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वो उस तक पहुँचा और उसे किलाई से थामे सीधा गाड़ी में लाता, पैसेंजर सीट पे बिठाता। वो 2 दिन से उसकी आपी उससे बात नहीं की थी। कितनी मुश्किल में वो यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि उसकी बहन की